वैसे विनय भाई से तो मेरा बहुत पुराना संबंध है, जब वो सह-प्रांत प्रचारक थे तब से। और एक बात और भी है कि हम दोनों ने नागपुर में 1 महीना साथ में तृतीय वर्ष किया था संघ का, तो इसलिए भी हमारा बहुत आत्मीय संबंध भी है और एक संघ स्वयंसेवक के नाते भी बहुत आत्मीय संबंध है। हम सभी यहाँ एक ऐसी धरती पर बैठे हैं, ऐसी भूमि पर बैठे हैं कि जहाँ विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा और प्रतिभा खड़ी है। जैसा व्यक्तित्व था, एक महासागर सा, इस प्रकार की ये प्रतिमा है। और सरदार साहब का जो व्यक्तित्व था, इसी संदर्भ में बोलना है, समय भी बहुत कम है। और उनके जो व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू थे, वो हर पहलू पे हम घंटों बोल सकते हैं। जिस प्रकार सरदार पटेल ने, उनका जो जीवन था, जीवन के बारे में हम सब जानते हैं कि सरदार पटेल का जो जन्म था वो खेड़ा जिले में हुआ था। 31 अक्टूबर को हुआ था। 15 दिसंबर को उन्होंने अपने शरीर से आत्मा को छोड़ा था। मगर उनका जो इस लगभग 75 इयर्स का जो उनका जीवन है, उस जीवन पे हम एक सरसरी नजर डाले तो बाल्यावस्था में सरदार पटेल, बचपन से ही उनका एक लौह पुरुष कैसा हो, वो हम सब ने उनकी कथा पढ़ी है कि बचपन में उनको एक फोड़ा हुआ था, वो इतना बड़ा था कि डॉक्टर भी थोड़े, उनको भी लगता था कैसे इसे फोड़े, क्योंकि उनको भी डर लगता था कि कहीं ये बच्चा खुद रोने ना लगे। मगर डॉक्टरों की परवाह किए बिना उन्होंने खुद ही अपना फोड़ा फोड़ दिया। तो सरदार पटेल का जो व्यक्तित्व था वो इस प्रकार का था। वो कथा हम सबने पढ़ी है। मगर सरदार साहब का जो सार्वजनिक जीवन है, वो सार्वजनिक जीवन भी जो उन्होंने जो बाल्यावस्था में जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, उनका स्वभाव था, वही हमें देखने को मिलता है। उन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टर बने, मगर उनका जो व्यक्तित्व सबसे अधिक लोगों ने जो देखा वो था जिसे कर्णावती महानगर बोलते हैं, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका। उसमें हमें दिखाई देता है कि शहर का विकास कैसे हो। उस समय से अहमदाबाद एक अलग ही तरह, एक डेवलपमेंट कैसे हो एक सिटी का, वो सरदार पटेल का पूरा, उस समय का बहुत कम लोग जानते हैं कि 1917 से लेकर 29 तक उन्होंने एक अध्यक्ष के तौर पर जो कार्य किया, वो जो हम देखते हैं तब उनका एक अलग ही व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है कि वहां की जो गटर व्यवस्था है, शहर छोटा है, प्राचीन शहर है, हेरिटेज शहर सिटी है, एक पूरे शहर के चारों ओर दीवारें बनी है। विरोध लोगों का हो रहा है कि ये प्राचीन दीवार है, आप मत तोड़िए। उसके बावजूद भी सरदार मानते थे कि अगर शहर का विकास करना है तो कुछ जो हमारी भावनाएं है उसे दरकिनार करने पड़ती है। और उन्होंने वो दीवार तोड़वाई और शहर का बहुत बड़ी मात्रा में विकास हुआ।
सरदार पटेल की बहुत, उस समय वो चुनाव भी लड़े कॉरपोरेशन का, और वो सिर्फ 1 वोट से विजयी हुए सरदार पटेल। वो चुनाव रद्द हुआ, दोबारा चुनाव हुआ है, सामने कोई उम्मीदवार नहीं था, चुनाव जीत गए। उस समय वो वहां एक क्लब है, वो क्लब में वो जाते थे। गांधी जी का भी उस समय भारत में आगमन हो चुका है। अहमदाबाद के अंदर कोचरब करके एक आश्रम है, उसकी स्थापना की थी। कुछ लोगों ने सरदार को कहा कि ऐसे गांधी जी आए हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करता है, आपको मिलना चाहिए उनको। उस समय आप देखो व्यक्तित्व किस प्रकार, एक तरफ ये उनकी ये मान्यता है और दूसरी तरफ अपना पूरा जीवन उसी के चरणों में वो समर्पित कर देते हैं। मगर जब उनके पास पहली बार बात आई कि ऐसे गांधी जी आए हैं, ऐसे सेवा कार्य करता है, उनका व्यक्तित्व ही अलग है, चलो मिलने के लिए, वो मना कर देते हैं। मना वो इसलिए कर देते हैं कि क्या ऐसे छोटे मोटे सेवा कार्यों से कुछ देश का भला होने वाला है? ऐसे चरखे से क्या देश स्वतंत्र होगा? ऐसा ब्रह्मचर्यत्व करने से क्या देश स्वतंत्र हो जाएगा? ऐसे व्यक्तित्व में नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना, वो मना कर देते हैं। मगर जब चंपारण के अंदर किसानों का आंदोलन चलता है और उसमें जिस प्रकार महात्मा गांधी का नेतृत्व लोगों के सामने आता है और सरदार खुद भी उनके साथ चले जाते हैं, ऐसे ही बहते जाते हैं। खेड़ा के अंदर सत्याग्रह होता है, उसका नेतृत्व सरदार पटेल लेते हैं, उसमें वो सफल होते हैं। उनका पहला ही सार्वजनिक ये सत्याग्रह है और उसी में पहले ही सत्याग्रह में किस प्रकार किसानों को संगठित करना, छोटी छोटी किसानों की समस्या है उसे कैसे उसे सुलझाना चाहिए, वो सरदार बहुत बारीकी से जानते हैं। और दूसरा, सरदार पटेल का जो लालन पालन है वो ऐसे माहौल में हुआ है। उनके जो पिताजी थे, उनके माताजी थे, वो जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उसके अनन्य भक्त थे। वो अनन्य भक्त है, मैं वो बात बाद में बताऊंगा, एक पूरी घटना। मगर वो स्वामीनारायण संप्रदाय के अनन्य भक्त हैं। उसके बावजूद भी जब एक बार ऐसी भी आती है कि सरदार पटेल जब बोचासन के स्वामीनारायण मंदिर में जब वो जाते हैं, बाद में उनका पूरा व्यक्तित्व सार्वजनिक बन गया है, पूरे देश में उनकी नामना है। उस समय सरदार पटेल मंदिर के प्रशासन को, मंदिर के जो साधु संत हैं उनको बोलते हैं कि क्या इस मंदिर के अंदर अछूतों का प्रवेश है? अगर अछूत इस मंदिर में आते हैं तभी मैं इस मंदिर में आऊंगा। मतलब राष्ट्र नेशन फर्स्ट वो सरदार पटेल मानते हैं। दूसरी तरफ सामाजिक समरसता होनी चाहिए और समरसता व्यवहार से ही आते हैं, नहीं कि प्रवचनों से आती है, वो भी सरदार मानते हैं। और इसी तरह वो आगे उनका जीवन जाता है। हम सब जानते हैं कि बाद में 29 में वो अहमदाबाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। महात्मा गांधी के पूरा समर्पित उनका जीवन हो जाता है। और जब खास करके 1940 से लेकर 1950 वो 10 वर्ष का जो पूरा उनका कालखंड है, अगर सरदार का व्यक्तित्व का हमें विहंगावलोकन करना है, अभ्यास करना है, तो वो देखने जैसा है। एक बात ये भी है कि उस समय हमारे यहाँ आईसीएस करके ऑफिसर्स आते थे।
और पूरी जो पकड़ थी प्रशासन की वो उन्हीं के हाथ में थी। सरदार का व्यक्तित्व किस प्रकार का था, उनका पूरा आंतरिक जो भीतर का जब तेजोमय होता है तब उसका व्यक्तित्व ही एक अलग बनता है। और इसीलिए जब ये आईसीएस ऑफिसर्स यहाँ आते थे तब उनको एक विशेष सूचना दी जाती थी कि आप किसी से भी पंगा लीजिए, मगर दो लोगों से आप हमेशा पंगा मत लीजिए। उनकी आंख में आंख मिला के आप बात मत करिए। एक है महात्मा गांधी और दूसरे है सरदार पटेल, क्योंकि सरदार पटेल की जो आंख में जो तेज था वो ऐसा तेज था, उनका भीतर का जो व्यक्तित्व था उसका तेजोमय था कि उनके सामने टिकना बहुत मुश्किल था। और इसीलिए विशेष करके उनको सूचना दी जाती थी कि आप उनसे मत पंगा लीजिए। और यही सरदार पटेल जब ये आईसीएस और जब अंग्रेज यहां से चले गए उसके बाद ये जो आज भी पूरी जो प्रशासन की जो पकड़ है वो आज भी आईएएस ऑफिसर्स के हाथ में होती है। वो उसकी पूरी की पूरी जो नींव है वो सरदार पटेल ने डाली है। तो जब रियासत की बात हो या प्रशासन की बात हो, सरदार पटेल पूरी तरह हमें उसमें दिखाई देता। तीसरा उनका व्यक्तित्व का एक और पहलू है, वो मोटे मोटे ही बात कर रहा हूं, वो है सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम दो बातें सरदार को लेकर जानते हैं, एक कि रियासतों को उन्होंने संगठित किया। ये बात है कि अगर सरदार, जैसे हम सवाल पूछते हैं कई बार, अगर सरदार प्रधानमंत्री होते तो, ये सवाल हम बार बार अनेक बार, जितनी बार कश्मीर का उल्लेख होता है हम बार बार कहते हैं। जब देश की स्थिति देखते हैं तब हम बार बार कहते हैं कि सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो। मगर एक सवाल एक ये भी होता है बार बार, अगर सरदार ना होते तो, ये भी एक सवाल है। अगर सरदार न होते तो, मान लो कि मुझे गुजरात से असम जाना है तो मुझे हर स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती, सरदार ना होते तो। क्योंकि ये राष्ट्र जो है वो खंड खंड में विभाजित होता। ऐसा नहीं है कि सरदार ने 563 जो रियासत थी उनको संगठित किया, 62। उनके सामने अनेक चुनौतियां थी। सिर्फ गुजरात में ही 222 रियासतें थी। आप कल्पना करिए, और हर रियासत अपने आप को एक स्टेट मानती थी, हर रियासत। और ऐसा भी नहीं है, हर रियासत अपना खुद का वजूद स्वतंत्र बनाए रखना चाहती थी। और जब देश स्वतंत्र होने वाला था उस समय यहाँ के 222 रियासत, सिर्फ गुजरात की, बाकी की बात छोड़िए, सब अलग रहना चाहती थी। और जामनगर के जो जाम साहब थे उन्होंने उसकी लीड ली थी और सबने कहा कि हम संगठित होकर अलग रहेंगे, हम सरदार पटेल की बातों में नहीं आएंगे। वो सबने तय किया था। मगर जैसे ही सरदार के सामने आए जामनगर के जाम साहब, और जैसे ही सरदार पटेल ने कहा कि इस देश की मांग है, ये मातृभूमि की मांग है, उन्होंने एक पत्र लिखा है। पत्र के शब्द पढ़ने जैसे हैं कि कैसा सरदार ने कहा। रियासतों के जो महाराजा थे उन्होंने कहा है शब्द, 7 जुलाई उन्होंने पत्र लिखा है, यह देश और इसकी संस्थाएं इसके निवासियों की इस महान गौरवशाली धरोहर है। यह केवल एक संयोग है कि कुछ लोग रियासत में रहते हैं और कुछ ब्रिटिश भारत में। भारत की संस्कृति और उसका चरित्र हमारे रोम रोम में समाहित है। हम खून के रिश्ते से तो जुड़े ही हैं, मगर आपसी हित भी
हमारे जुड़े हैं, हमें कोई नहीं बांट सकता, हमारे बीच कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकता। अगर हम संगठित नहीं हुए तो नई मुश्किलों की जाल में हम फंस जाएंगे। यह मातृभूमि हमें पुकार रही है कि हम एक हो। ये शब्द जब जाम साहब मिले सरदार पटेल को, तब भी उन्होंने यही कहा था। तो सरदार के सामने अनेक चुनौतियां थी, देश के सामने अनेक चुनौतियां थी, उसके बावजूद भी सरदार ने अपनी जो व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू था, उसके आधार पर उन्होंने इस राष्ट्र को संगठित किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही उनकी भी सोच थी। दोनों ने एक चाइना को लेकर लेटर लिखा है उस समय उन्होंने पंडित नेहरू को, दोनों की बात यही है। और सरदार पटेल ने साथ साथ ये भी कहा, उस समय उन्होंने चाइना को लेकर भी कहा है सरदार पटेल ने, उन्होंने पंडित नेहरू को कहा कि भाई चाइना के साथ हम भाई भाई के रिश्तों की जाल में मत फंसे, वो हम कभी भी हमारे सामने एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आ सकता है। और हम सब जानते हैं कि 62 में यही हुआ। तो सरदार पटेल ने इस राष्ट्र की जो आत्मा थी, उस आत्मा को उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया। साथ साथ उन्होंने उस समय बस्तर करके एक आदिवासी वनवासी बहुत बड़ा इलाका है, तो कैसे उस समय अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे रियासत थे उनके अंदर एक अलगता की जो भावनाएं उनके भीतर जो मतलब जागरूक की थी, उसके आधार पर हर बस्तर का महाराजा भी अपने आप को एक अलग मानता था। उनको भी हम सब जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद ऐसी रियासतों के बारे में तो हम जानते हैं, मगर ये बस्तर प्रदेश है, ऐसे अनेक क्षेत्र थे जो हर अपने को अलग मानता था, और उनको सरदार पटेल ने अपने व्यक्तित्व के आधार पर एक सूत्र में बांध दिया। जब हम बिस्मार्क की लोग कहते हैं कि सरदार का व्यक्तित्व एक बिस्मार्क जैसा था, बिस्मार्क के सामने इस प्रकार की चुनौती नहीं था कि खंड खंड में अलग था जर्मन, मगर यहाँ तो हर रियासत अपने आप को एक अलग स्टेट मानती थी। और दूसरा सबसे बड़ी जो